दोस्तों नमस्कार। अभी भी 100 घंटे बचे हैं क्योंकि 100 घंटों के बाद अमेरिका और ईरान में उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर होंगे जिसकी पहचान पीस डील से जुड़ी हुई है। और इस पीस डील का मतलब यह होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनई की सहमति हो गई है कि अब युद्ध नहीं होगा। लेकिन सिर्फ एक लाइन में यह बात कही जा सकती है, क्या अब युद्ध नहीं होगा? या फिर युद्ध अगर थम गया तो उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति से इन 100 घंटों के बाद या कहें पीस डील पर हस्ताक्षर के बाद अमेरिका में क्या यह सवाल कोई नहीं पूछेगा कि युद्ध तो आप ही ने शुरू किया था, हमला आप ही ने किया था। 28 फरवरी को पहले हमले के बाद आपने मान लिया था आप जीत गए, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई मारे जा चुके थे, 50 के लगभग कमांडर मारे जा चुके थे। लेकिन ईरान की दूसरी पीढ़ी ने जब कमान संभाली तो वो कहीं ज्यादा कट्टर निकली, कहीं ज्यादा युद्ध को लेकर एग्रेसिव हो गई। और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जिस तरीके से होर्मुज़ रूट पर न सिर्फ कब्जा कर लिया बल्कि एक झटके में अमेरिका को भी यह संदेश दे दिया कि अब उसके पास इतना बड़ा हथियार है, होर्मुज़ रूट, जिसके आसरे पूरी दुनिया अमेरिका का साथ छोड़ देगी, लेकिन ईरान के साथ वो समझौता करने के लिए बार बार आगे आएगी। और हुआ भी यही। इस दौर ने कौन सी राजनीतिक परिस्थिति, डिप्लोमेटिक स्थिति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के भीतर कितनी मोटी मोटी लकीरें खींच डाली, यह आज की तारीख में कोई भी नाटो कंट्रीज से पूछ सकता है, यूरोपीय यूनियन से जानकारी ले सकता है, ऑस्ट्रेलिया और जापान से जो अमेरिका के साथ क्वाड में खड़े हैं उनसे भी पूछ सकता है कि इन मुश्किल हालातों में अमेरिका और आपके रास्ते ईरान से तेल लेने को लेकर या होर्मुज़ रूट कर अलग अलग क्यों हो गए। लेकिन बात आज इससे हटकर हम करने जा रहे हैं। यह बात इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने अमेरिका में इतनी बड़ी चुनौती है कि अपनी हार को भी अपनी जीत में उन्हें तब्दील करना है। स्ट्रेटजिकली उन्हें बतलाना है कि दरअसल दुनिया जिस रास्ते के रुके जाने से परेशान थी और अमेरिका दुनिया भर में जो ढिंडोरा पीट रहा था कि वो तो शांति स्थापित करने निकला है, इसीलिए वो आर्थिक नाकेबंदी उसने होर्मुज़ रूट पर कर रखी है, तो एक झटके में क्या सब कुछ सौदेबाजी में तब्दील हो गया और अमेरिका अब झुकेगा और इतना झुकेगा जिसकी कल्पना मिडिल ईस्ट के देशों ने भी नहीं की, खाड़ी देशों ने भी नहीं की, जो ये मानकर चलते थे कि अमेरिका के साए तले उन्हें कोई चोट पहुंचा नहीं सकता है। स्थितियां तो इतनी विकट हो गई कि क्या सऊदी अरब और क्या यूनाइटेड अरब अमीरात दोनों ईरान के साथ समझौता करने इस दौर में अलग अलग तरीके से निकल गए। ओमान की भी सहमति हो गई कि ठीक है, हम वसूली करेंगे, टोल टैक्स लेंगे, होर्मुज़ रूट पर कॉमर्शियल जहाजों से हम दोनों की भागीदारी होगी। इन परिस्थितियों में क्या कतर, क्या बहरीन, हर कोई अमेरिका को लेकर कई सवालों के साथ खड़ा हो गया। लेकिन लौटिए आज की फिर पुरानी उन परिस्थितियों के बीच नए पीस डील को लेकर। जिन 14 बातों का जिक्र है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है, अमेरिकी राष्ट्रपति हो या विदेश मंत्री हो या फिर वहां के उपराष्ट्रपति हो, यानी मार्को रूबियो हो, जेडी वेंस हो और डोनाल्ड ट्रंप हो, इसके ठीक उलट या फिर पेंटागन, इनका भी जिक्र कर लीजिए। जिन बातों के जरिए व्हाइट हाउस लगातार जो कह रहा था वो सारी चीजें स्ट्रेटजिकली क्या अमेरिकी राष्ट्रपति अब झुकते हुए सहमति दे रहे हैं। अमेरिका का बहुत साफ कहना था कि अब टोल फ्री जैसे ही पीस डील होगी यह हो जाएगा। ईरान ने कहा बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह हमेशा के लिए हो जाएगा। अमेरिका ने कहा ठीक है, लेकिन इतने लंबे वक्त तक के लिए फ्री कीजिए जिससे अमेरिका के भीतर उस धारणा को खत्म किया जा सके जहां पर यह बात है कि अमेरिका को तो कुछ मिला ही नहीं और दुनिया कहेगी अमेरिका की ताकत सिर्फ ट्रेड डील और टैरिफ तक सिमटी रही, युद्ध की परिस्थिति में वह हार गया। तो 60 दिनों तक की छूट है समझौते के तुरंत बाद से, यानी 19 जून से लेकर 19 अगस्त तक कोई टोल वसूली नहीं होगी।
अगर 100 घंटे के बाद पीस डील पर हस्ताक्षर हो जाते हैं या इन 100 घंटों में फिर कोई नई परिस्थिति नहीं आती है, तो आज की स्थिति यही है कि 19 अगस्त तक कोई टोल नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद टोल वसूली शुरू हो जाएगी। कॉमर्शियल जहाजों से सर्विस फीस ली जाएगी। इन सर्विस फीस में भागीदारी ओमान की भी होगी और ईरान तो साथ में है ही। अब ये हर साल जितनी बड़ी तादाद में जहाज गुजरते हैं, अगर 2025 या कहीं युद्ध से पहले की परिस्थिति को समझिए कि 28 फरवरी से पहले एक साल में लगभग 30,000 जहाज इस होर्मुज रूट से गुजरते हैं। लगभग 7.6 बिलियन बैरल तेल यहां से गुजरता है एक बरस के भीतर। और अगर इस 7.6 बैरल बिलियन तेल को लेकर जो सर्विस टैक्स है, अगर उसको जोड़ दीजिएगा तो तकरीबन सालाना कमाई सिर्फ ईरान की $10 बिलियन होगी। $10 बिलियन रुपए में तब्दील कीजिएगा तो यह तकरीबन 95,000 करोड़ होगा। हर साल इस युद्ध के बाद यह कमाई ईरान की होगी। दूसरी बात, इन 60 दिनों में क्या वाकई दुनिया फ्री तौर पर अपने अपने घरों में अपने अपने भंडार बड़ा कर लेगी? पता नहीं इसके बाद क्या हो, जब सर्विस टैक्स शुरू हो जाए और दुनिया के निशाने पर अमेरिका आ जाए, क्योंकि ईरान तो लगातार कह रहा है यह हमारे दायरे में है। रशिया और चाइना उसका साथ यूनाइटेड नेशन में दे चुके हैं, यह ईरान की संप्रभुता के दायरे में है। तो फिर ऐसे में मसला यूनाइटेड नेशन में बैठेगा नहीं, क्योंकि वहां तो वीटो लगाने के लिए चाइना और रशिया हैं ही। होगा क्या? यह पहला सवाल अपने जहन में बैठा कर रखिए। दूसरा बड़ा सवाल है कि इन सब के बीच सालाना कमाई अगर $10 बिलियन की हो रही है, तो इसके बाद की परिस्थिति यह है कि ईरान को पुनः निर्माण फंड, यानी ईरान को फिर से कैसे खड़ा किया जा सके, इसके लिए $300 बिलियन अमेरिका ईरान को देगा। अमेरिका इनकार कर रहा है, लेकिन डील को लेकर ईरान ने बहुत साफ तौर पर कह दिया है यह है और लिखा हुआ है और डील इस आधार पे होगी। और इसका जिक्र इस के दौर में मध्यस्थता करने वाले अमेरिकन के साथ खड़े पाकिस्तान ने भी कह दिया जी। $300 बिलियन, अब आप इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो यह लगभग 28 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा होगा। 28.40 लाख करोड़, इतना पैसा ईरान को मिलेगा जो उसने खपत की है। युद्ध के दौर में उसने जो कुछ गंवाया, जितना गंवाया, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमले हो गए, उसके बाद की परिस्थिति यह है कि $300 बिलियन का मतलब बहुत साफ है, बेसिक पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल और रेलवे लाइन का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और इस्फहान जैसी जगह पर जहां परमाणु इनरिच मौजूद है उसकी सुरक्षा और ज्यादा व्यवस्था के साथ करने की स्थिति, और ईरान के जरिए अपने पूरे सिस्टम को पटरी पर लाने की स्थिति में यह $300 बिलियन वाकई बहुत काम करेंगे। दुनिया के 4 अलग अलग देशों में, खासतौर से हालांकि कुल मिला के 7 देश हैं, जो ईरान का $24 बिलियन जो फ्रीज किया गया था, जो रुका हुआ फंड था, वह भी लौटा दिया जाएगा। यानी $24 बिलियन का मतलब भी होता है लगभग 2.27 लाख करोड़। इसका आधा पैसा यानी $12 बिलियन हस्ताक्षर के साथ ही ईरान के फंड में चला जाएगा। अमेरिका कह रहा है जी नहीं, नो फंड, नो टोल टैरिफ, कुछ भी नहीं होना है। लेकिन ईरान कह रहा है यह सब कुछ हो रहा है और अगले 100 घंटों में तभी सहमति बनेगी। एक तरफ अगर यह सहमति बन रही है तो दूसरी तरफ संकट इजराइल के सामने है। इजराइल जान रहा है कि इस पैसे की ताकत इतनी ज्यादा है, पता नहीं वेस्ट एशिया के मानचित्र से एक झटके में उसका सुपड़ा साफ ना हो जाए, यानी कहीं वो मानचित्र से गायब ना हो जाए। क्योंकि पहली बार मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो या सीरिया हो या लेबनान हो, सब ये मानकर चल रहे हैं कि दरअसल इस पूरे वार की जड़ में इजराइल था। दुनिया भी मान रही है, यूरोपियन कंट्रीज भी मान रहे हैं, बिल्कुल इजराइल को लेकर कोई मान्यता दे नहीं रहा है। तो इन सब के बीच इजराइल को भी अब खुले तौर पर इस पीस डील का विरोध करने के अलावे कौन सा रास्ता बचता है? हालांकि इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप
चेताते भी हैं नेतानू को, यह ठीक नहीं है। वो जो कहते हैं वो हम आपको बताएं, उससे पहले एक चीज समझिए। पहली बार इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री एतमार बेन गवीर खुले तौर पर कहते हैं कि पीस डील पर हमारी सहमति नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। इजराइल एक आजाद देश है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह समझौता इजराइल पर लागू नहीं होता। जब इस बात का वो जिक्र करते हैं तो इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ट्स ये कहने से नहीं चूकते हैं कि उनकी सेना दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेगी। और लेबनान, सीरिया और गाजा में जो उन्होंने सिक्योरिटी जोन बनाए हैं जहां पर इजरायली सेना मौजूद है, वो अनिश्चित काल तक के लिए तैनात रहेगी, यानी वह हिलेगी डुलेगी नहीं, चाहे इस डील को आप बीच में लेकर आ जाइए। हम आपके गुलाम नहीं हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति नेतानू से कहते हैं नेतानू बहुत ही कठिन इंसान हैं, उन्हें हमारे किए गए काम के लिए तो आभारी होना चाहिए, वह विरोध क्यों कर रहे हैं। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो इजराइल 2 घंटे भी टिक नहीं पाता। दरअसल यह मैसेज उस भविष्य के वर्ल्ड ऑर्डर का है जिसमें इजराइल कहीं नहीं है और ईरान क्या हर जगह है। और अमेरिका बिल्कुल नई स्ट्रेटजी के साथ वेस्ट एशिया ही नहीं पूरे एशिया को देख रहा है, क्योंकि उसका अपना नजरिया इस हकीकत के साथ खड़ा है कि उसकी पहुंच और पकड़ खाड़ी देशों से कम हो गई, खाड़ी देशों का भरोसा उनसे कम हो गया। बावजूद इसके इस डील को लेकर जब उनसे सवाल हुए तो एक पत्रकार ने उनसे पूछ दिया, तब आप रशिया और यूक्रेन का युद्ध भी क्यों खत्म नहीं कर देते हैं? तो अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं मैं 8, 9, 10, ये 10वां युद्ध है जिसे मैंने खत्म कर लिया और ईरान के साथ यह युद्ध खत्म हुआ, उस दिशा में भी मैं देखूंगा। हम तो शांति के प्रतीक हैं। सुन लीजिए व्हाइट हाउस में इस बात का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। Well, I would do it if I thought it would help. I'd do it. I'd love to see that war end. I've settled 8 wars and actually 9, and now it looks like we could have 10. But I would love to make that the 10th. I will tell you. I would love to see an end between Russia and Ukraine. That war. 25,000 young soldiers were killed last month, and it's on average 25 to 30,000 soldiers a month. It's a terrible war. Terrible. हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति रुके नहीं, वो कहने लगे कि देखिए अमेरिका तो कई युद्धों को लड़ चुका है, हर युद्ध कितना लंबा खिंचा, लेकिन पहली बार बहुत छोटे से युद्ध में अमेरिका को जीत मिल गई। वो ये नहीं बतला पा रहे हैं कि दरअसल 30 लाख करोड़ से ज्यादा ईरान को वो देने वाले हैं। डिफ्रीज की हुई रकम वापस ईरान को मिलने वाली है। 60 दिनों के बाद यानी 19 अगस्त के बाद एक बार फिर कॉमर्शियल जहाजों से वसूली ईरान करने वाला है। और इकोनॉमिकली और शायद अब तेल को लेकर और उसके बाद इस पूरे रास्ते को लेकर जो स्थिति किसी महाताकत के साथ जुड़ती है, महाशक्ति के साथ जुड़ती है, तो क्या यह परिस्थिति ईरान को एक नए तरीके से रशिया और चाइना के साथ खड़ा करके अमेरिका की ताकत को चुनौती देने वाली ना बन जाए। इसीलिए इस युद्ध को इस मुहाने पर रोक दिया गया, क्योंकि खुल के चीन ईरान के साथ खड़ा हो गया। रशिया ईरान के साथ स्ट्रेटजिकली नहीं बल्कि हथियारों को लेकर और उसे सैटेलाइट तस्वीर और तमाम गुप्त इंफॉर्मेशन देकर उसे मजबूत करने में लग गया। और यह बात धीरे धीरे बड़ी होने लगी कि जब भारत में भी बैठक होनी है ब्रिक्स की, तो उसमें ईरान को लेकर एक प्रस्ताव भी पास हो, अल्टरनेटिव करेंसी का जिक्र भी हो और कच्चे तेल और डिफेंस के क्षेत्र को लेकर आपस में व्यापार कैसे बढ़ाया जाए इस पर भी सहमति बन जाए। जाहिर है यह बहुत कुछ भारत पर भी टिका है, लेकिन भारत इस वक्त अमेरिका के सामने कितना झुका हुआ है यह तो और ज्यादा परसों खुल जाएगा 17 तारीख को, जब G7 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। लेकिन इस दायरे से बाहर निकल के जरा आप सोचना शुरू कीजिए, वह 14 पॉइंट क्या है जिस पर डील हो रही है।
उसमें पहला पॉइंट तो यही है कि ईरान, लेबनान और बाकी सभी मोर्चों पर युद्ध पूरे तरीके से खत्म हो जाए। पेंच इजराइल कह रहा है बिल्कुल नहीं, ना सीरिया, ना लेबनान, ना गाजा, हम नहीं हटेंगे। दूसरा पॉइंट है अमेरिका और इजराइल फिर कोई नया युद्ध शुरू नहीं करने की गारंटी देंगे। इजराइल कह रहा है नए युद्ध हम उस दिशा में नहीं सोच रहे हैं, हमारी सेना की मौजूदगी है और वो परिस्थितियों के हिसाब से हमले करेगी और वो अमेरिका की गुलाम नहीं है। तीसरा पॉइंट, अमेरिका इजराइल की ओर से भी सुरक्षा की गारंटी देगा। अमेरिका इस दौर में कोई गारंटी दे या ना दे, लेकिन कोई भी गारंटी देने से पहले इजराइल ने इनकार कर दिया, हम अमेरिका के इस डील के साथ नहीं चलेंगे। चौथा पॉइंट, होर्मुज़ से अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाई जाएगी, अमेरिका की सहमति है, हम बिल्कुल हटा देंगे। पांचवा पॉइंट, ईरानी जहाज और समुद्री व्यापार पर लगी पाबंदियां खत्म की जाएगी। यानी अभी तक जो भारत के जहाजों पर निशाना अमेरिका ये कहकर लगा रहा था कि आप ईरान के तेल को ले जा रहे हैं और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये सब अब नहीं चलेगा, तो जाहिर है अमेरिका कहेगा ठीक है, जो वो कह रहा है, क्योंकि उसे अपने देश में दिखाना और बताना है युद्ध खत्म हुआ, हम जीत गए। छठा पॉइंट, 30 दिनों के भीतर समुद्री व्यापार को पहले की तरफ बहाल कर दिया जाएगा, यानी 30 डेज का वक्त है, 19 जून से 19 जुलाई। 19 जुलाई के बाद स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। सातवां पॉइंट यही है कि होर्मुज़ स्ट्रेट दोबारा खोला जाएगा, तो वो दोबारा खुल जाएगा। आठवें पॉइंट से खेल शुरू होता है, ईरान के अरबों डॉलर के फ्रीज फंड जारी किए जाएंगे, 24 बिलियन डॉलर का जो जिक्र है। और शुरुआती चरण में जो 9वां पॉइंट है, शुरुआती चरण में फ्रीज फंड का आधा हिस्सा जारी होगा, यानी 12 बिलियन डॉलर तुरंत दे देगा अमेरिका। उस पर भी उसको सहमति असहमति, उसे सिर्फ बताने के तरीके पर अमेरिका में अंतर लाना है। 10वां पॉइंट है कि ईरान पर लगे प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी इससे पहले जो ट्रंप और उससे पहले जो प्रतिबंध कुछ भी लगाए गए, वो चाहे ओबामा काल के खंड के हों, वो सभी हटते चले जाएंगे एक एक करके। तो ये मैसेज इजराइल को इतना ज्यादा डरा रहा है कि वो कह रहा है बिल्कुल नहीं, हम इस डील को मानेंगे ही नहीं, क्योंकि ईरान अगर ताकतवर हो गया तो हर कोई जानता है ईरान की ताकत के सामने इस वक्त खाड़ी देश भी समझौते की दिशा में बढ़ गए हैं, तो फिर आने वाले वक्त में इजराइल कैसे खड़ा हो पाएगा। 11वां पॉइंट है, अमेरिका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के प्रतिबंधों को हटाने पर बातचीत करेगा, यानी यहां पर सिर्फ सैंक्शंस भर का सवाल नहीं है, बल्कि जो जो प्रतिबंध जिस स्तर पर, वो प्रोडक्ट के स्तर तक भी हों, वो डिफेंस को लेकर भी हो, वो ऑयल को लेकर भी हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी हो, वहां से भी प्रतिबंध हटना शुरू हो जाएगा। 12वां पॉइंट है, अमेरिका 30 दिन के भीतर ईरान के जो आयात के बदले सैन्य गैजेट्स कम करेगा, यानी ईरान के जो भी इंपोर्ट की परिस्थिति थी उसको लेकर अब वो सैनिक के जो सामान थे उसको वो कम करना शुरू कर देगा। अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो करेगा, उसकी अपनी माली हालत उस दिशा में कैसे टिकेगी अगर वो युद्ध भी लड़ते रहे, नाटो कंट्रीज से झगड़ा भी हो चुका है। इस परिस्थिति में दुनिया में अपनी सुपरमेसी बताते हुए उस इकोनॉमिक डील को करना है जहां पर अमेरिका एक बार फिर सबसे ताकतवर और चमकता हुआ देश नजर आए, जिसका वादा अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया, तो वो समेट रहे हैं अपने आप को। 13th पॉइंट है, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने का अपना कमिटमेंट दोहराएगा। ओबामा के दौर में ही वो कमिटमेंट कर चुका था, हम नहीं बनाएंगे। बहरहाल उसकी में आगे लिखा हुआ है 60% इनरिच यूरेनियम के मुद्दे पर आगे बातचीत होगी, यानी अभी तक जो था कि सेना घुस जाएगी, इनरिच यूरेनियम को लेकर आएगी, उसे हमें सौंपना होगा, वो तमाम चीजों का कोई जिक्र नहीं है और उस मुद्दे पर आगे बातचीत होगी। अभी इस पर आप कोई ध्यान नहीं दीजिए। और आखिरी यानी 14th पॉइंट है, 60 दिनों की औपचारिकता वार्ता होगी, बातचीत होगी, जिसमें परमाणु कार्यक्रम, सैंक्शंस यानी प्रतिबंधों से राहत, युद्ध के बाद पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर समझौते की कोशिश की जाएगी। अमेरिका ने इस पर कोई बड़ी टिप्पणी नहीं की है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पर जो लिखा है उसे देख लीजिए।
समझ लीजिए जो कह रहे हैं समझौता हो गया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई मान गए। देख लीजिए। अमेरिका के अपने इतिहास में यह पहला मौका है किसी युद्ध की शुरुआत अमेरिका ने की हो और उस युद्ध में इजराइल भी शरीक हो, और वेस्ट एशिया में जो रास्ता अमेरिका के आने का है वो इजराइल से होते हुए मिडिल ईस्ट तक जाता हो। पहली बार जो दरवाजा इजराइल का था वो छोटी सी खिड़की में तब्दील हो गया। जो एक बड़ा मैदान इन्वेस्टमेंट का था और खाड़ी देशों से कमाई का था और उसको सुरक्षा देने की स्थिति में उसके जरिए अमेरिका में जो इन्वेस्टमेंट कराने का था वो लगभग 100% से घटकर 40% पर आ गया। यानी 60% का भरोसा खाड़ी देशों ने अमेरिका को लेकर खो दिया है। अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर हो या शेयर बाजार हो, वहां पर मिडिल ईस्ट के देशों ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। 3 ट्रिलियन तक से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर यह परिस्थिति एक ट्रंप की गलती की वजह से अमेरिका को नुकसान पहुंचा रही है और यह मैसेज अमेरिका के भीतर होगा, तो फिर अक्टूबर नवंबर में होने वाले जो मध्यावधि चुनाव हैं वहां पर रिपब्लिकन्स का क्या होगा। कहते हैं अपने तौर पर बाकायदा पॉलिटिकल तौर पर जो एनालिसिस रिपब्लिकन्स ने किया और जो दबाव ट्रंप पे बनाया और ट्रंप के जरिए जिस डील की दिशा में ट्रंप बढ़ गए, उसके पीछे यह मानकर चला गया कि अगर 60 दिनों तक होर्मुज़ रोड खुला रहता है तो फिर हर कोई भूल जाएगा। उसके बाद वो लगाना शुरू करे तो उसके बाद नए तरीके से सैंक्शंस और बाकी चीजें की जा सकती है, लेकिन अभी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मिडिल ईस्ट के देशों को लेकर मैसेज भी यह जाना चाहिए कि वो अमेरिका के साथ खड़े हैं। जो अल्टरनेटिव रूट्स का जिक्र हो रहा है कि हम तेल दुनिया के बाजार में कैसे बेचें, तो ऐसे में अमेरिका को लग रहा है कि इस दौर में वो वेनेजुएला को खड़ा कर देगा। भारत जैसा देश भी वेनेजुएला से तेल खरीदने पर सहमत हो चुका है और वेनेजुएला में तो रिजर्व ऑयल बहुत है, तो अब वहां क्यों नहीं दुनिया के उन देशों के बड़े कॉरपोरेट घरानों का पैसा लगवाया जाए और उनसे कहा जाए कि आप यहां पर ऑयल प्रोडक्शन शुरू कीजिए। और उसमें जो वक्त लगेगा वो वक्त अगले मिड पोल के पहले अनुकूल चीजें रिपब्लिकन्स के हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले यह युद्ध तो समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि मैसेज अमेरिका के भीतर देना है। पॉलिटिकली अपनी जमीन रिपब्लिकन्स के लिए अनुकूल करनी है और अगले ही साल से राष्ट्रपति चुनाव की गूंज अमेरिका के भीतर कौन कैंडिडेट किस पार्टी का, यह गूंजने लगेगी। मार्को रूबियो है या जेडी वेंस है या कोई तीसरा है। ये तमाम सवाल जब उभर रहे तो इसमें बड़ा सवाल यह भी है, क्या इसने वर्ल्ड वाइड इस वार के बाद की परिस्थिति बिल्कुल एक नए अलाइनमेंट की दिशा में बढ़ चुकी होगी और जिसे अमेरिका रोक नहीं पाएगा। और खास तौर से 2 बड़े ऑर्गेनाइजेशन, एक शंघाई ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ है और दूसरा ब्रिक्स है। कमोवेश 80-90% दोनों इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है, उसमें भारत भी है। और भारत के रिश्ते चीन और रशिया के साथ अपनी इकोनॉमी को लेकर मजबूत है, लेकिन अड़ंगा इन सब के बीच अमेरिका जरूर डाल रहा है और अमेरिका चाहता है कि डिफेंस और ऑयल उसके कहने के हिसाब से भारत चले। भारत चलने को तैयार भी होगा, जो स्थिति इस दौर में नजर भी आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या इस युद्ध के बाद ईरान एक महाशक्ति के तौर पर खड़ा हो जाएगा? क्या इस डील के बाद अमेरिका दुनिया को और अपने देश में तो बताएगा हम जीत गए, लेकिन अंदरूनी तौर की हकीकत क्या होगी? यह हकीकत दरअसल उस आखिरी बयान में छुप जाती है जहां पर ईरान और अमेरिका के बीच समझौते का पूरा दस्तावेज अभी भी जारी किया नहीं गया है। और ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने बहुत साफ तौर पर कहा कि एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद शुरू होने वाली 60 दिनों की 60 डेज की अमेरिका ईरान की बातचीत इस पर निर्भर करेगी कि अमेरिका अपने पहले 3 वादे पूरे करता है या नहीं करता है। यानी एक बड़ी पूंजी ईरान के हवाले होनी चाहिए, सैंक्शंस हट जाने चाहिए, आर्थिक नाकेबंदी पूरे तरीके से खत्म हो जानी चाहिए, न्यूक्लियर इनरिच न्यूक्लियर की तरफ उसे देखना भी नहीं, यूरेनियम की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। ये मैसेज इतना बड़ा है
जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा रुकवाए गए युद्धों की कतार में शायद ये पहला युद्ध होगा जिसमें अमेरिका कमजोर हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, उनकी पूरी साख डामाडोल हो गई और इसका नज़ारा आपको G7 की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति के पहुंचने के बाद खुलकर नज़र अगले 24 से 48 घंटों में आ भी जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।